हेलो ऑल, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी सीएसई इंटरव्यू। यूपीएससी सीएसई जर्नी एक लंबी जर्नी है जिसका हर स्टेज काफ़ी रेलेवेंट है कैंडिडेट्स के करियर को ग्रो करने के लिए एंड उनके एक फ्यूचर जॉब जो वो लेना चाहते हैं उसको पाने के लिए। तो इस तैयारी को ईजी करने के लिए आज हमारे साथ प्रेजेंट है मेंटर संजीव कबीर सर, हु हैज़ बीन मेंटरिंग स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम 2009 and he has mentored many of the students in different kind of interviews। and आज हम बात करेंगे स्पेशली about the UPSC CSE interview and जिससे कैंडिडेट्स की जर्नी स्मूथ हो जाए। so let's get started। तो सर, हाल ही में जैसे UPSC CSE के मेंस एग्जामिनेशन कंप्लीट हुए हैं, तो अब जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अपीयर किया है उनको आगे क्या स्टेप उठाना चाहिए अपनी तैयारी में? देखिए, मेंस जो है सिविल सर्विसेज का, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेज है जिसमें कैंडिडेट ने काफ़ी पढ़ाई की है एंड दे आर लाइक प्रिपेयर्ड विथ ऑल द कंटेंट्स। क्योंकि सिविल सर्विसेज का जो मेंस का प्रिपरेशन का पार्ट है वो काफ़ी वाइडर है, वाइड एंगल में है। अब वहाँ पर इंटरव्यू के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया। अब हमारे सामने 275 मार्क्स हैं और ये 275 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स कैसे ले सकते हैं, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब जो मेंस का जो माइंडसेट है वो बंद कर देना चाहिए और इंटरव्यू का माइंडसेट ओपन कर देना चाहिए। जी सर, आप इतने समय से बच्चों को इंटरव्यू के लिए गाइड कर रहे हैं, तो आप यूपीएससी के इंटरव्यू को, सीएसई का स्पेसिफिकली, इसको बाकी सारे इंटरव्यू से कैसे अलग देखते हैं? देखिए, एक्चुअली इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू जो होता है वो पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। अगर उस तरीके से देखेंगे तो सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू भी एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है, जिसका नाम ही पर्सनैलिटी टेस्ट है। इंटरव्यू तो उस प्रोसेस को कहते हैं। अगर हम सिविल सर्विसेज की कंपैरिजन करते हैं अदर इंटरव्यूज़ के साथ में, जैसे कि हमारे करियर क्वेस्ट में हम लोग 70 अलग अलग एग्जामिनेशन के इंटरव्यूज़ करते हैं, उसमें से एक सिविल सर्विसेज है। तो अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू वाइडर है और काफ़ी उसमें डेप्थ है, और उसमें टाइम जो दिया जाता है वो 25 मिनट्स से लेकर 40 मिनट्स, 45 मिनट्स भी हो सकता है। सो काफ़ी वाइडर है, डेप्थ में है, और उसमें नॉलेज चेक करना ये पार्ट नहीं होता है ज़्यादातर। लेकिन जो 40 मिनट बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं नॉलेज की बातें हो रही है, बट पर्पज़ नॉलेज चेक करना नहीं है, पर्पज़ है सूटेबिलिटी चेक करना। तो अगर हम देखेंगे कि मोटे तौर पर इंटरव्यू एक जैसे ही होते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू वाइडर है और डेप्थ में है। जी, तो सर कैंडिडेट से फिर स्पेसिफिकली बोर्ड क्या डिमांड कर रहा होता है, वहाँ पे क्या देख रहे होते हैं वो एक्चुअल में? देखिए, एक्चुअली यूपीएससी की अच्छी बात है कि वो ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और बहुत ही क्वालिटी इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। और उन्होंने जो सिलेबस दिया है यूपीएससी में, तो उसमें अगर नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन में उन्होंने कुछ लाइंस दी है कि हम क्या चेक कर रहे हैं कैंडिडेट। वो कैंडिडेट का अप्रोच चेक करना चाह रहे हैं, कैंडिडेट का एजुकेटेड इंटरेस्ट चेक करना चाह रहे हैं, कैंडिडेट के ओपिनियन देने की एबिलिटी, बैलेंस ओपिनियन देने की जो एबिलिटी वो चेक करना चाह रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया है कि जो यूपीएससी चेक कर रहा है। अगर हम देखते हैं कि यूपीएससी का जो इंटरव्यू एक सीधी सीधी बात करता है कि आपकी एबिलिटी इस पोस्ट पे जाने के लिए है या नहीं है, तो उस प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आ जाती है, बैलेंस व्यूज आ जाते हैं, देन वाइडर थिंकिंग आ जाता है, एनालिटिकल कैपेसिटी आ जाती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सामने वाले व्यक्ति के साथ कैसे बात करते हैं, इंटरपर्सनल स्किल जो है, कि एज अ ऑफिसर आप कम्युनिकेट कैसे करते हो लोगों के साथ, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या है, ये सभी चीज़ें उसमें चेक हो रही है। और उस एंगल से देखेंगे तो मुझे लगता है कि यूपीएससी मेंबर्स दे आर गुड इन चेकिंग। तो कैंडिडेट को ये होता है कि समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। अगर वो समझ में आ जाता है तो इंटरव्यू एक बहुत आसान, इंटरेस्टिंग और फ्रूटफुल एक्टिविटी है। सर, काफ़ी बार कैंडिडेट्स को ये भी लगता है कि दे आर वेल प्रिपेयर्ड, वो अपीयर भी होते हैं इंटरव्यू के लिए, बट उनके राइट मार्क्स नहीं आ पाते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली दे कांट क्लियर द एग्जाम। तो ऐसी क्या मिस्टेक्स वो कर लेते हैं जिस वजह से उनको भले लग रहा होता है कि उनकी तैयारी है, बट उनके सही मार्क्स नहीं आते हैं जैसा होना चाहिए? एक्चुअल में जैसे मैं पिछले 15 साल से मैं ये ट्रेनिंग कर रहा हूँ, उसमें मैंने देखा कि कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन के माइंडसेट से बाहर नहीं आता है। जैसे देखिए कि प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स के माइंडसेट से बाहर आकर मेंस में जाना होगा, मेंस के माइंडसेट से हमें इंटरव्यू के माइंडसेट में ट्रांसफ़र होना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट वो मेंस ओरिएंटेड कंटेंट प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसका प्रोसेसिंग है वो बहुत बार नहीं होता है।
और कैंडिडेट के मन में हमेशा ये होता है कि अगर मेरा नसीब अच्छा होगा, मेरा बोर्ड अच्छा होगा तो मुझे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो अगर ये बेस होगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो तैयारी है वो कम रह जाती है। सो इफ कैंडिडेट इज अंडरस्टैंडिंग दैट द बेस शुड बी, इफ आई एम गिविंग द गुड इनपुट आई विल गेट गुड आउटपुट। सो अगर हम इतना लॉजिकली और क्लैरिटी के साथ सोचेंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स के मार्क्स कम आने की वजह जो है वो कंटेंट के ऊपर ओवर एम्फसाइज करना, ओवर एम्फसिस ऑन कंटेंट पार्ट एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग द पर्सनैलिटी ट्रेट पॉइंट ऑफ व्यू, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो बहुत बार क्या हो जाता है कि वो कम्युनिकेट नहीं हो पाता है। कैंडिडेट के पास बहुत सारा नॉलेज होता है लेकिन कोई हेजिटेशन की प्रॉब्लम होती है, किसी की कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, किसी का वो प्रोसेस का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, क्या डिमांड है यूपीएससी की इस सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझ में नहीं आती। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। और एक मैंने देखा कि कैंडिडेट के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है क्योंकि बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज करते हैं और उस प्रोसेस में वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। बहुत बार कन्फ्लिक्टिंग फीडबैक आते हैं और कन्फ्लिक्टिंग फीडबैक आने के बाद कैंडिडेट को समझ में नहीं आता है कि मुझे एग्जैक्टली कौन से पॉइंट के ऊपर काम करना है। इस कोचिंग ने बताया उसके ऊपर या दूसरे कोचिंग ने बताया उसके ऊपर काम करना है। और फिर हमारे जो आसपास के फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो अपने ओपिनियन देते, तो कैंडिडेट समटाइम्स गेट कंफ्यूज। वो लायक है कैंडिडेट, देखिए कोई भी कैंडिडेट उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो अच्छा स्कोर ले सकता है। द ओनली थिंग इज दैट कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट, यूपीएससी की रिक्वायरमेंट वो समझ रहा है, क्या उसके लिए एफर्ट सही से दे रहा है और क्या मिस्टेक्स वो कर रहा है। कम मिस्टेक ज़्यादा मार्क्स जी, मोर मिस्टेक्स लेस मार्क्स। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली हम ऐसे देखते हैं उसको। जी सर, जैसे अभी आपने मेंशन किया फीडबैक और ओपिनियन के बारे में, तो कैंडिडेट्स कैसे एक फीडबैक और ओपिनियन में डिफरेंशिएट कर पाएं एंड उसको कैसे अपनी तैयारी में इम्प्लीमेंट कर पाएं? ठीक, देखिए एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर बुखार आता है तो पैरासीटामोल ले लो, ये ओपिनियन हो गया। ये गलत ओपिनियन तो नहीं है, बुखार आने के बाद पैरासीटामोल ही लेते हैं, लेकिन पैरासीटामोल कितने दिन के लिए लेना चाहिए, किस कैपेसिटी की लेनी चाहिए, 500 mg या 650 mg की लेनी चाहिए और मुझे क्यों लेनी चाहिए, उसके साथ में और कौन सी सप्लीमेंट्री मुझे मेडिसिन लेना चाहिए। तो आप देखेंगे कि पैरासीटामोल ले लो, ये ओपिनियन हो गया, और कितने दिन तक ले लो, कितने समय में ले लो, कितनी बार ले लो दिन में, ये जब आ जाता है तो फीडबैक। इंटरव्यू के केस में जिस दिन से कैंडिडेट का मेंस हो जाता है, इंटरव्यू कॉल आ जाता है, उस फेज में बहुत सारे ओपिनियन आते हैं कैंडिडेट के पास। कोई कहता है कि अगर ये बोर्ड आ गया तो तुम्हारा अच्छा स्कोर आएगा, अगर दूसरा बोर्ड आ गया तो अच्छा स्कोर नहीं आएगा, ओपिनियन के कैटेगरी में आता है। दूसरा कि अगर तुम्हारा लक अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, ग्रहों की दशा अच्छी होनी चाहिए, फिर आगे चीज़ें बढ़ेंगी, ये ओपिनियन की तरह। देखिए मैं किसी चीज़ का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ या मैं इनसेंसिटिव नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जैसे प्रीलिम्स के लिए हमें काम करना होता है, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है, कंटेंट तैयार करना होता है, मेंस के लिए हमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है, उसके लिए कंटेंट तैयार करना होता है, कहीं ना कहीं एक वो राइटिंग का जो स्टाइल है वो डेवलप करना होता है। उसी तरीके से इंटरव्यू के लिए प्रेजेंटेशन का एक स्टाइल डेवलपमेंट करना होता है। तो अगर हम इन सब बातों को देखेंगे तो उसमें समस्या नहीं है। तो ओपिनियन जो होता है वो हमारे आसपास के लोग बहुत बार कुछ बोलते हैं, उसे हम ओपिनियन कहते हैं। और जो सोच समझकर 10 क्वेश्चन पूछने के बाद, एक बेसिक टेस्ट करने के बाद जो दिया जाता है सोच समझकर, वो फीडबैक है। तो कैंडिडेट का भी इन दिनों में ध्यान देना पड़ेगा कि ओपिनियन को साइड करना होगा, फीडबैक के ऊपर काम करना होगा। विराट कोहली जैसे प्लेयर्स अगर हैं तो विराट कोहली को बहुत सारे लोग ओपिनियन बताते होंगे, अपनी राय देते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि विराट कोहली हर एक राय के ऊपर काम करते हैं, वो फीडबैक के ऊपर काम करते हैं। किसी भी कैंडिडेट को, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो एस्पिरेंट हो सिविल सर्विसेज का, उसे हमेशा फीडबैक के ऊपर काम करना होता है, तो कम कंफ्यूजन होता है और ज़्यादा बेटर और फास्टर रिजल्ट मिलता है जी। तो मुझे लगता है कि सभी के लिए एप्लीकेबल है। जैसे कोई क्रिकेटर है जो शुरुआत में क्या करता है कि क्रिकेट सीखने के लिए किसी कोच की मदद लेता है, दूसरा वो इंडियन टीम में सेलेक्ट होने के लिए किसी कोच की मदद लेता है, कोच उसे वो भी मदद करता है कि एक विराट कोहली कैसे बने रहना है, इतने टॉप पोजीशन पे कैसे बने रहना है,
उसके लिए कौन सी स्किल करना है, तो वो कोच की मदद लेता है। तो मुझे लगता है कि हर एक समय पर ये सपोर्ट स्टाफ होगा, एक जो टीचर है या कोच है या मेंटोर है, वो एक सपोर्ट स्टाफ है। और मुझे लगता है कि कैंडिडेट जब ये समझता है कि मुझे किससे क्या लेना है, मुझे कहाँ से फीडबैक लेना है, मुझे किसके साथ प्रैक्टिस करनी है, तो ये जब हम काम क्लियर करते हैं, ये जब प्लानिंग क्लियर करते हैं, तो मुझे लगता है कि सब कुछ आसान हो जाता है, वो मुश्किल नहीं है। जी सर। और इस सब में सर, इस सब के साथ में जो सेल्फ प्रिपरेशन है, एक सेल्फ जो मेहनत है, वो किस तरीके की एक प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है कैंडिडेट से? देखिए, सेल्फ प्रिपरेशन इंटरव्यू के प्रिपरेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इंटरव्यू ये जो वर्ड है तो वो दो तरीके से हम उसको देखते हैं। इंटरव्यू मतलब कैंडिडेट को अंदर झांक के देखना है, और इंटरव्यू पैनल जो होगा वो कैंडिडेट के अंदर झांक के देखता है, राइट। तो वो दो तरीके से होता है। तो इसमें जो कैंडिडेट है उसे सेल्फ प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं एक प्रैक्टिकली बता दूं, तो एक फ्रेंड के साथ जो तैयारी करनी है उसका 10% का पार्ट है। देन किसी मेंटोर के साथ तैयारी करना है, उसे हम 30% दे देंगे, तो बचा हमारे पास 60%। द 60% पार्ट गोज टू द कैंडिडेट सेल्फ प्रिपरेशन पार्ट। तो अगर हम उसमें देखें कि सेल्फ प्रिपरेशन में पहला पार्ट आता है कि आप सोचते क्या हो अपने बारे में। जैसे अगर मैं इंडियन टीम का कैप्टन हूँ, तो मैं ये सोचूंगा कि मेरी टीम जीतेगी जी, यही मुझे सोचना चाहिए। अगर मैं डी गुकेश हूँ, तो मैं यही सोचूंगा कि मैं ये मैच जीतूंगा। तो कैंडिडेट के लिए पहले रिक्वायरमेंट है कि माइंडसेट बना ले। जीतने के लिए पहले माइंडसेट बनाना पड़ेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। वो सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू के लिए भी है, किसी भी इंटरव्यू के लिए। तो पहले माइंडसेट बनाना होगा कि मेरा अच्छा हो जाएगा इंटरव्यू, मैं इसमें अच्छा स्कोर ले लूँगा। बहुत बार इतनी छोटी बात को कैंडिडेट इग्नोर करता है, क्योंकि वो इनविजिबल थिंग है जी, लेकिन इनविजिबल थिंग अपने काम कर रही होती है। तो ये माइंडसेट तैयार करना पहला काम है, ये इंडिविजुअल का काम है। उसके लिए मैं हमेशा सजेशन देता हूँ कि रात में सोने से पहले और मॉर्निंग में उठने के बाद एक बार अपने आप को इंस्ट्रक्शन दो, सेल्फ इंस्ट्रक्शन दो कि तुम्हारा हो जाएगा, तुम काम करो, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जैसे खाने में नमक का जो इम्पोर्टेंस होता है ना, वैसे ही ये है। तो ये एक पहला पार्ट है, माइंडसेट तैयार करना। दूसरा, किसी के साथ बातचीत करते हुए इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में नेगेटिव नहीं बोले, ये भी उसी का पार्ट है। देन अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें कि जो मेरा टारगेट है, क्या मैं उसके लिए ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बार कैंडिडेट की एग्ज़ाम 2-2, 3-3 एग्ज़ाम एक साथ देते हैं, और वो किसी एग्ज़ाम को वो जस्टिस नहीं दे पाते हैं, और फिर उनका सिलेक्शन 1-2 मार्क्स से 2-3 मार्क्स से रह जाता है। वो जो सिलेक्शन रहता है उसकी एबिलिटी की वजह से नहीं, उसके मैनेजमेंट की वजह से होता है बहुत बार। तो कहीं ना कहीं ये प्रायोरिटी सेट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ में 2-2 PCS भी दे रहे हैं, उसके साथ में और एग्ज़ाम दे रहे हैं, और लास्ट मिनट में अगर हम इंटरव्यू की तैयारी में 8-10 दिन में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये सभी कैंडिडेट के लिए पॉसिबल नहीं होता है। जिन कैंडिडेट्स ने अपने स्कूल और कॉलेज लाइफ में उसके ऊपर अगर काम किया है, तो उसके लिए थोड़ा अलग एफर्ट चाहिए होंगे, और जिस कैंडिडेट ने आज तक पर्सनालिटी प्रेजेंटेशन के ऊपर काम नहीं किया है, उसके लिए अलग एफर्ट चाहिए होंगे। तो वन फॉर्मूला फिट फॉर ऑल ऐसे नहीं है। तो ये कैंडिडेट को अपना एक इवैल्यूएशन करना होगा, सेल्फ इवैल्यूएशन करना होगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो इसमें कोच की मदद ले सकते हैं। करियर क्वेस्ट पूरे साल भर इंटरव्यू ट्रेनिंग करता है, तो हमारे पास हम ओपन है कि अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि वो काउंसलिंग करना चाहता है, तो वी आर ओपन फॉर दैट, वी कैन प्रोवाइड दैट थिंग। दूसरा हम आते हैं कि जो सेल्फ प्रिपरेशन में, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रैक्टिस को इम्पोर्टेंस दें या ध्यान दे दें। इसमें मिरर प्रैक्टिस 5 मिनट करना ही बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सेल्फ मॉक इंटरव्यू, मतलब जैसे अभी इस सेशन से पहले मेरे पास एक मॉक इंटरव्यू हो रहा था, तो इसमें मैंने कैंडिडेट को बताया कि आप जब कोई चीज़ पढ़ रहे हो, जैसे कि नेपाल में क्या हो रहा है, ये हमने पढ़ लिया, नाउ दैट इज़ इनसाइड अस। अब हमें प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा कि क्या मैं उसे प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। तो अकेले बैठ के, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, तो ऐसे ही मैं प्रैक्टिस करूँ कि नेपाल में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन नेपाल, हाउ इट विल अफेक्ट इंडिया, व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ नेपाल एंड इंडिया इन फ्यूचर। सो ऑल दिस थिंग्स अपने आप से क्वेश्चन करना है, अपने आप से उसको आंसर करना है, ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा नॉलेज है,
लेकिन प्रॉब्लम आती है कि उसको एक्सप्रेस करने में। तो मुझे लगता है कि अगर कैंडिडेट एक्सप्रेस करने पर ध्यान देगा, अगर उसकी प्रैक्टिस करेगा तो आसान हो जाएगा। जी सर। सर साथ ही में कैंडिडेट्स तो हमेशा उनको लगता है कि थोड़ा और पढ़ लेते हैं, ये कंटेंट भी रेफर कर लेते हैं, वो कंटेंट भी पढ़ लेते हैं। तो आप कंटेंट प्रिपरेशन पे भी थोड़ा बताइए कि कैसे कैंडिडेट्स न्यूज़पेपर पढ़ें और डिफरेंट कंटेंट्स को यूज़ करें। देखिए, पहले तो ये समझते हैं कि इंटरव्यू इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ कंटेंट। कंटेंट तैयार करना ज़रूरी होता है, लेकिन ये टेस्ट कंटेंट का नहीं। ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका कि हमें कंटेंट तो तैयार करना ही है। अगर हम दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि मतलब वी आर वर्किंग फॉर इंटरव्यू, प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, तो 3 घंटे कंटेंट तैयार कर सकते हैं। और कंटेंट तैयार करने में मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, क्योंकि हम चैट जीपीटी और इंटरनेट के ज़माने में, एआई के ज़माने में है। तो कंटेंट प्रिपरेशन इतना मुश्किल पार्ट नहीं है, लेकिन उसके साथ में प्रोसेसिंग को भी ध्यान देना पड़ेगा। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर, जो आपने कहा कि कंटेंट कैसे तैयार करना है। कंटेंट तैयार करने का सबसे अच्छा सोर्स है न्यूज़पेपर। वो एक जैसे कि दाल चावल की तरह है। जैसे कुछ लोगों ने मुझे बताया कि सर हम यूट्यूब का कोई वीडियो देख लेते हैं, उससे हमें वो जिस्ट मिल जाता है। तो जिस्ट मान के चलो कि प्रोटीन सप्लीमेंट है, लेकिन अल्टीमेटली दाल चावल जैसा कुछ बेसिक खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो मैं उनको सजेशन देता हूँ कि पहले न्यूज़पेपर पढ़ लो एंड देन उसके बाद वो प्रोटीन सप्लीमेंट ले लो। सो आई एम नॉट डाउन साइजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, बट समवेयर कि हमें ध्यान देना पड़ेगा कि न्यूज़पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले ऑलरेडी वो पढ़ते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि न्यूज़पेपर रीडिंग इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर का जो अप्रोच है पढ़ने का, वो बायोडाटा सेंट्रिक होना चाहिए। जी, बायोडाटा सेंट्रिक न्यूज़पेपर रीडिंग क्या है, मैं थोड़ा सा बात करता हूँ उसके बारे में। देखिए, कैंडिडेट अभी मेंस दे के रहा है और उसका जो न्यूज़पेपर रीडिंग है वो उसी तरीके से चलता आ रहा है, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके अकॉर्डिंगली। अगर हम अभी देखेंगे कि अभी बायोडाटा में कौन से कीवर्ड्स है, सपोज मेरे बायोडाटा में कीवर्ड्स है कि मैंने इंजीनियरिंग किया है, देन मेरी हॉबी है क्रिकेट, मैं बिलोंग करता हूँ सपोज उत्तर प्रदेश से, सपोज मैंने अपना एजुकेशन किया है बेंगलोर में। तो ये कीवर्ड्स तैयार हो रहे हैं और जो जो कीवर्ड्स हमें न्यूज़पेपर में दिख रहे हैं मेरे से रिलेटेड, उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। सो आई एम फाइंडिंग माई कीवर्ड्स इन द न्यूज़पेपर related to my life, related to my biodata, everything. If I am focusing on that part in the newspaper, that means we can say कि I am preparing for interview, I am reading newspaper to prepare for interview, for the interview preparation. Yes. तो कहीं ना कहीं ये एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग, मैंने देखा बहुत सारे कैंडिडेट इस एस्पेक्ट को मिस कर लेते हैं और वो मेंस के फॉर्मेट में ही या फॉर्म में ही वो न्यूज़पेपर का रीडिंग कंटिन्यू कर रहे होते हैं। देखिए, गियर चेंज करना पड़ेगा। हम गाड़ी चलाते हैं तो जैसा रोड चेंज होता है, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली गियर चेंज करना पड़ेगा। कुछ लोग सेम गियर में आगे चलाते हैं तो उनकी गाड़ी को और कहीं ना कहीं बेटर तरीके से चलाना होगा। कुछ कैंडिडेट से तो ये भी सुनने को मिलता है कि वो एक नहीं, दो, तीन न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं अपनी इंटरव्यू की तैयारी के लिए। तो ये इतना सिविल सर्विसेज का जो दायरा है वो काफी बड़ा है, तो 2 न्यूज़पेपर मैं भी सजेस्ट करता हूँ जी। लेकिन दोनों न्यूज़पेपर पूरे पढ़ना है ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक न्यूज़पेपर हमने पूरा पढ़ लिया और दूसरे न्यूज़पेपर के हमने एडिटोरियल्स देख लिए, ये अच्छा है। और जो आर्टिकल्स होते हैं न्यूज़पेपर में, अलग अलग राइटर्स ने लिखे होते हैं और रिटायर्ड लोग हैं, सीनियर लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या जजेस हैं, तो इनके आर्टिकल्स पढ़ना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम लास्ट के 5 ओवर खेल रहे हैं। अगर हम क्रिकेट के लैंग्वेज में कहेंगे तो इंटरव्यू मतलब हम लास्ट के 5 ओवर खेल रहे हैं। तो पहले 5 ओवर की स्ट्रैटेजी और लास्ट के 5 ओवर की स्ट्रैटेजी में फ़र्क होता है, होना चाहिए। तो अभी आप इंटरव्यू की अगर तैयारी कर रहे हैं तो पूरे आर्टिकल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्टिव रहिए, एडिटोरियल्स के ऊपर फोकस करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और जो कैंडिडेट अगले साल सिविल सर्विसेज की पहली बार अपीयर हो रहा है, उसे तो सब कुछ पढ़ना चाहिए जी, क्योंकि उसके लिए तो सब नया है। लेकिन जो कैंडिडेट इंटरव्यू के स्टेज में आया है, उसे उतना ही वहाँ पर ये करना है कि जितना इंटरव्यू के लिए रिलेवेंट है या इस स्टेज में रिलेवेंट है। तो आर्टिकल्स को आप स्किप कर सकते हैं और जो एडिटोरियल है उसे हम फोकस कर सकते हैं। जी सर, तो सही है। तो हमारा करंट अफेयर्स वाली बात हो गई और थोड़ा जीएस रिलेटेड मटेरियल भी हो गया।
अब कैंडिडेट्स को दिक्कत उनके ग्रेजुएशन और ऑप्शनल सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में भी आती है। स्पेसिफिकली ग्रेजुएशन को किए हुए काफ़ी लोग के लिए गैप भी हो जाता है, तो अब वो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें? तो आप पहले उसके लिए सजेस्ट कीजिए कुछ। देखिए, कैंडिडेट की एक हमेशा लाइन होती है कि सर ग्रेजुएशन होके 7 साल हो गए जी, अब सब कुछ भूल गए। लेकिन दूसरा कैंडिडेट आता है कि सर ग्रेजुएशन पिछले साल हुआ है लेकिन फिर भी भूल गए जी। तो अल्टीमेटली ये जो ईयर्स का गैप और इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो हमारे माइंडसेट में होता है कि हम ग्रेजुएशन के लिए उतना ही पढ़ा है जितना कि एग्ज़ाम पास होने के लिए या फर्स्ट क्लास लाने के लिए ज़रूरी था जी। तो ये जो लिमिटेशन है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यूपीएससी को ये नहीं चेक करना है कि आपका ग्रेजुएशन रहा है उसमें आप कितने अच्छे थे। उनकी सीधी रिक्वायरमेंट है कि आपकी ग्रेजुएशन को लेकर आपको एक बेसिक चीज़ें बताओ। तो अगर मान के चलो हमने ग्रेजुएशन से एक 2-3 मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो भी अभी चर्चा में है, हम न्यूज़पेपर ओपन करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर है, वो न्यूज़पेपर ओपन करने के बाद उसे हाइब्रिड कार की बात दिखती है या न्यूज़ दिखती है, तो इसका मतलब उसको हाइब्रिड कार तैयार कर लेना चाहिए। तो उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलिटिकल साइंस किया है, डेमोक्रेसी को लेकर बातचीत हो रही है और जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी वर्ड इंपॉर्टेंट है जी। या राज्यपाल का जो रोल है कि रोल ऑफ द गवर्नेंस, द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो चर्चा में है उसको तैयार करो। दूसरा है कि प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन यूपीएससी रिपीटेडली पूछती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करके जा रहा है उसे दोनों के बीच में डिफरेंस पूछना, या मैकेनिकल इंजीनियर को पूछते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के लॉज बताइए। तो ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं तो उनके कुछ टॉपिक्स तैयार करके रखें। तीसरा पार्ट है कि आपके मॉक इंटरव्यू में जो टीचर्स पूछते हैं उसमें से कुछ टॉपिक तैयार करके रखें और 1-2 टॉपिक अपने फेवरेट तैयार करके रखें जो आपको लगता है कि ये मुझे तैयार करना है, सो यू कैन गो फॉर दैट। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 8 से 10 टॉपिक तैयार करके रखना ये बेनिफिशियल है। और अल्टीमेटली देखिए कि इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि हमें हर चीज़ का आंसर करना होता है। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट आवर रिस्पॉन्सेस, कि अगर हमारे रिस्पॉन्सेस अच्छे हैं देन कहीं ना कहीं हम सोच सकते हैं कि इंटरव्यू सही जा रहा है। हमारा फोकस नॉलेज से हटकर प्रेजेंटेशन के ऊपर करना होगा, क्योंकि नॉलेज अनलिमिटेड है जी। प्रेजेंटेशन जो होगा वो एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे यहाँ जाके ये प्रेजेंट करना है, यूपीएससी के इंटरव्यू में जाकर मुझे ऐसे प्रेजेंट करना है। देखिए, हम लोग अलग अलग प्रेजेंटेशन देते हैं। अगर सपोज मैं अपने बच्चों के सामने जाऊँगा तो मेरा प्रेजेंटेशन अलग होगा, मेरे मदर के सामने जाऊँगा मेरा प्रेजेंटेशन अलग होगा, मैं स्टूडेंट के सामने हूँ मेरा अलग होगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रेजेंटेशन ही वो पार्ट होता है। अगर मैं घर जाके लेक्चर देने लग जाऊँ तो मुझे घर वाले याद दिलाते हैं कि लेक्चर खत्म हो गया। सो दैट मीन्स यूपीएससी की जो रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलरली कि हमें वो देखना है, तो उसकी तैयारी करना भी ज़रूरी है। कंटेंट प्रिपरेशन एक वो करंट है जो हमेशा चल रहा है, ग्रेजुएशन भी उसी का ही एक पार्ट है। सो उसे फ्लो होने दो, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो 4 साल में 3 साल में नहीं तैयार हुआ वो 3 महीने में कहाँ से तैयार होगा जी। सो इस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को सोचे, हर चीज़ तैयार करने की कोशिश नहीं करें और लिमिटेड रखे चीज़ें तो आसान हो जाएगा। ह्यूमनली जो पॉसिबल है वही सारी चीज़ें करें, मतलब भी प्रैक्टिकल जी। अगर कोई कहेगा कि पूरा ग्रेजुएशन का तैयार कर लो तो उसे एक क्वेश्चन पूछो कि सर जो 4 साल में नहीं हुआ वो अभी 4 महीने में 3 महीने में कैसे होगा तैयार। और मुझे सिर्फ ग्रेजुएशन तैयार नहीं करना है, मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट भी तैयार करना है, मुझे जनरल स्टडीज़ भी तैयार करना है, अपने प्रेजेंटेशन को भी ध्यान देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम एक के ऊपर फोकस करेंगे तो बैलेंस चला जाएगा। और यूपीएससी में मुझे लगता है कि आपको पता है कि आप लोगों ने मेंस दिया है या उसके लिए ये कर रहे, बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो बैलेंस जिसका है प्रिपरेशन में वो कैंडिडेट स्मूथली आगे जा रहा है, और जहाँ पर बैलेंस खराब हो रहा है वहाँ पर उसे दिक्कतें आना, हार्डल्स आना स्टार्ट हो जाए जी। सर जैसे बाकी सारे स्टेजेस जो हैं यूपीएससी के, वहाँ ग्रुप स्टडी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है काफ़ी कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ हम बात करें अगर इंटरव्यू के लिए, तो ग्रुप एक पीयर ग्रुप का क्या यहाँ इंपॉर्टेंस हो सकता है या उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में? देखिए, पीयर ग्रुप हमेशा से इम्पॉर्टेंट होता है और उसका एक अलग इम्पॉर्टेंस है। जैसे टीचर का एक अपना अलग इम्पॉर्टेंस है, वैसे पीयर ग्रुप का भी अलग है। इसमें अगर हम देखते हैं कि इंटरव्यू के स्टेज में, इंटरव्यू मतलब आप अकेले नहीं परफॉर्म कर रहे हो। मेंस या प्रीलिम्स में आप अकेले बैठते हो और उसके आंसर्स आप लिखते हो और देते हो। यहाँ पर आपको किसी के सामने प्रेजेंट होना है, तो अकेले तैयारी मत करिए, कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में आसपास के लोगों को लेके आइए
और इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हो, 1 या 2 फ्रेंड्स होंगे जिनको आपको साथ में लेना चाहिए और मॉक इंटरव्यू करने चाहिए। तो ये एक काम है। मेरे पास एक कैंडिडेट था, उसके इंटरव्यू में 222 मार्क्स थे आउट ऑफ 300, पुरानी बात है ये। तो उस कैंडिडेट को जब मैंने पूछा कि तुमने क्या किया, मतलब मेरे पास क्लास की, उसने क्लास करने के बाद तुमने घर पे क्या किया, तो उसने कहा कि सर जैसे आप पहले लेक्चर में बताते हो कि किसी फ्रेंड के साथ मॉक इंटरव्यू करो रोज़ अगर पॉसिबल है तो, और नहीं तो अल्टरनेट डे पर, और आप जैसे कहते हो कि किसी के साथ डिस्कशन करो। तो मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया, और जो दिन के कॉमन टॉपिक हैं जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं उसके ऊपर हमने फोकस करना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ से वो जो डिस्कशन है वो बहुत काम आया। दैट इज़ द फीडबैक गिवन बाय द कैंडिडेट। इसका मतलब 2 चीज़ें हैं कि फ्रेंड्स के साथ हम मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें, और दूसरा उनके साथ हम कॉमन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करें, और वो डिस्कशन हाफ एन आवर का हो, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ व्यूज ऐसे हो सकता है। उसका डिबेट वाले फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डिस्कशन। तो बहुत बार ये लिमिट क्रॉस हो जाता है कि 2 फ्रेंड्स या 3 फ्रेंड्स जब एक साथ डिस्कस करने बैठ जाते हैं वो डिबेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट इज़ नॉट गुड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब आप फ्रेंड्स के साथ इंटरव्यू करेंगे उनसे फीडबैक नहीं लेना है। लेकिन देखिए ऐसे फ्रेंड्स तो मिलते हैं नहीं, मेरे पास तो नहीं है ऐसे फ्रेंड, वो फीडबैक देते ही रहते हैं। लेकिन हमें उसका ध्यान रखना होता है कि इस फीडबैक के ऊपर हम ज़्यादा काम नहीं करें, क्योंकि उनके फीडबैक ज़्यादातर ओपिनियंस होने की पॉसिबिलिटी होती है। देखिए फ्रेंड्स आर गुड, दे आर नेसेसरी, दे आर ग्रेट, बट इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए अगर हमने अंडरस्टैंड किया कि 10% फ्रेंड्स, 30% टीचर और सेल्फ 60%, तो मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन नहीं होगा। जी सर, अभी जैसे कैंडिडेट्स को कितनी जल्दी स्टार्ट कर लेना चाहिए उनकी प्रिपरेशन, क्योंकि मेंस तो उन्होंने लिख लिया है। देखिए सिविल सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट है, मुझे लगता है कि जिस समय आपका, देखिए सबसे पहले हम तैयारी कौन सी करते हैं, मेंस की करते हैं। मतलब प्रीलिम्स से पहले करीब 1 साल पहले या 6 महीने पहले हम मेंस की तैयारी करते हैं, देन उसके बाद हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होनी चाहिए आइडियली, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर ये डे 1 से हैं तो और आसान हो जाएगा, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं मेंस के बाद, तो मुझे लगता है कि जिस दिन आपका मेंस हो गया उसी दिन से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। आज मतलब मेंस होकर करीब 8-10 दिन हो गया, तो उसके बाद आज एक कैंडिडेट ने करियर क्विज में एडमिशन लेकर उसका मॉक इंटरव्यू किया है, हमने तैयारी स्टार्ट कर दी। तो कुछ लोग हैं जो बहुत अर्ली स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा बेनिफिट है। लेकिन देखिए तैयारी तो कभी भी की जा सकती है मुझे लगता है, क्योंकि तैयारी कितने डेप्थ तक करनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कब स्टार्ट करना है। लेकिन आइडियल आंसर यही है कि जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है। जी सर, कुछ कॉमन मिस्टेक्स और आप हाईलाइट करना चाहेंगे जो कैंडिडेट्स ना करें अपनी इस तैयारी स्टार्ट करते हुए? जैसा मैंने बताया कि कुछ कैंडिडेट्स है वो लास्ट के कुछ दिनों में 10, 12, 15 दिनों में करते हैं, वो मुझे लगता है कि एक मिस्टेक है, खास करके उन लोगों के लिए जिनके प्रेजेंटेशन में पहले से वीकनेसेस हैं जी, या जिन्हें पर्सनैलिटी टेस्ट पूरे तरीके से समझ में नहीं आता है कि होता क्या है, जो नॉलेज टेस्ट उसे मानते हैं, तो वो एक गलती है कि उसे नॉलेज टेस्ट की तरह ये किया जाता है। दैट इज़ अ मिस्टेक। नेक्स्ट मिस्टेक कि वो सबसे फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं जी कैंडिडेट, कि उन्हें लगता है कि हर एक से पूछ लो, हर टीचर से पूछो, हर ऑफिसर से पूछो, हर फ्रेंड से पूछ लो और कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। लेकिन बहुत बार वो इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती है, वो सेग्रीगेट नहीं कर पाता है और कंफ्यूज हो जाता है, तो ये भी एक मिस्टेक है। कुछ लोग अकेले तैयारी करते हैं, मतलब ना टीचर की हेल्प लेते हैं ना फ्रेंड्स की हेल्प लेते हैं, उन्हें लगता है कि बंद कमरे में बैठ के पढ़ते रहो, तो ये एक मिस्टेक है। मतलब मान के चलो कि मुझे बैटिंग करने जाना है, क्रिकेट में मेरा वर्ल्ड कप के लिए फाइनल के लिए सिलेक्शन हुआ है टीम में, और मैं घर पर बैठ के सबकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा हूँ क्रिकेटर्स की जी, और वो ऑटोबायोग्राफी पढ़ के मैं जाकर हाथ में बैट लेके सेंचुरी करूँगा, तो ये जितना मतलब ऑड लगता है उतना ही ये ऑड है कि मैं घर में अकेले बैठा हूँ और इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ। ये किया जा सकता है कि अगर सपोज हम दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे आप अकेले पढ़ लो, लेकिन 2 घंटे किसी के साथ आप इंटरेक्ट करो, टीचर है, फ्रेंड्स हैं, तो अकेले तैयारी नहीं करो। तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है कैंडिडेट के इसमें। जैसे एक मेरे पास कैंडिडेट था,
उसने मिस्टेक ये किया था कि बहुत लोग करते हैं, और जैसे सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू नज़दीक आता है तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं, मॉक इंटरव्यू। तो कैंडिडेट कभी कभी दिन में 2-2, 3-3 इंटरव्यू कर लेते हैं जी, क्योंकि उन्हें कोचिंग की डेट मिली होती है। तो सुबह एक इंस्टीट्यूट में, दूसरे आफ्टरनून, और तीसरे इंस्टीट्यूट में फिर। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि जैसे हम खाना है वो दिन में 2 बार खा सकते हैं, इस तरीके से। तो मॉक इंटरव्यू वाली जो बात है वो ओवर नहीं करना चाहिए। मेरे पास एक कैंडिडेट था यूपी कैडर में है वो, IAS में। तो उस कैंडिडेट की एक बात अच्छी मुझे लगी, उसने काफ़ी अच्छे से किया था कि उसे जो फीडबैक मिल रहा है वो लिख लेता था पॉइंट्स, और उसके ऊपर काम करता था, और फिर दूसरे इंस्टीट्यूट में जाता जी। मतलब एक सिस्टमेटिक अप्रोच था। उसके इंटरव्यू में भी नियर टू 70% मार्क्स थे। तो एक कोई ना कोई सिस्टम ये करना होगा, एंड देन आसान हो जाएगा। जी सर, इसके साथ में अभी कैंडिडेट्स के पास में ऑनलाइन कंटेंट का तो ज़माना आप जानते ही है कि सब फ्लडेड है हर जगह से। तो साथ में वो ऑनलाइन जो AI वगैरह के सोर्सेज हैं, इन सबको कैसे यूटिलाइज करें? देखिए, ये मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी हेल्प है। आज से 15 साल पहले जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो कैंडिडेट्स को टीचर इन्फॉर्मेशन देता था जी, क्योंकि वो टीचर से एक्सपेक्ट करते थे कि टीचर हमें इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन लिमिटेड थे। अब इतना ये हो गया कि बहुत ही फ्लडेड है सभी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर रोल आ गया है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से हम कौन सी इन्फॉर्मेशन को रखें और कौन सी इन्फॉर्मेशन को हटाएं, और जो इन्फॉर्मेशन रखी है उसे हम कैसे प्रेजेंट करें। तो कंपटीशन यहाँ पर आ गया। इन्फॉर्मेशन सबके पास है, लेकिन उसमें मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन को कैसे तैयार करें इस ऑनलाइन कंटेंट को लेकर। पहले मुझे लगता है कि यूट्यूब का जो हमारा कंटेंट है, तो यूट्यूब का कंटेंट अच्छा होता है, लेकिन उसमें हम कंटेंट को डाइवर्सिफाई करें। जैसे अगर हम 3 वीडियो देख रहे हैं तो 3 वीडियो अगर देख रहे हैं तो उसमें हमें एक स्टूडेंट का देखना चाहिए, एक टीचर का देखना चाहिए, और किसी एक एक्सपर्ट का देखना चाहिए। एक्सपर्ट मतलब जैसे कि RBI गवर्नर हो, वो एक्सपर्ट की कैटेगरी में रखेंगे। तो अगर ऐसा डाइवर्सिफिकेशन अगर हम कंटेंट में करते हैं तो हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर मान के चलो कि मैं 3 वीडियो देख रहा हूँ दिन में, और तीनों वीडियो स्टूडेंट्स के ही देख रहा हूँ, तो दैट मीन्स आई एम गेटिंग सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट। लेकिन एक स्टूडेंट, एक टीचर और एक एक्सपर्ट, तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, इससे मुझे ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा एक मेरा कैंडिडेट था जो अभी वेस्ट बंगाल कैडर में IPS में है। तो वो कैंडिडेट क्या करता था कि उसने ट्विटर, जो आज X है, तो ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब, तो सरकारी जो सभी डिपार्टमेंट्स है, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि सपोज नीति आयोग है, तो उसने उनको फॉलो किया था, और रोज मॉर्निंग में वो चेक करता था कि उनके द्वारा क्या ट्वीट किए गए हैं, कोई वीडियो डाला है या कोई फेसबुक पोस्ट डाली। तो इससे क्या हो जाता था कि उसके दिमाग में वो चीज़ें आ जाती थी कि अच्छा, अभी नीति आयोग ने ये नया इनिशिएटिव लिया है, या सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये किया। तो इस तरीके से सुबह उठने के बाद वो सबसे पहले काम करता था। फिर उनमें से जो रिलेटेड चीज़ें वो न्यूज़पेपर में उसको देखता था, क्योंकि सिमिलर टाइप के पॉइंट्स कवर होंगे। ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम उसको कनेक्टेड रहे। इसरो क्या कह रहा है, इसरो ने क्या नया डेवलपमेंट किया है। सो आई थिंक अगर हम ऐसे इंपॉर्टेंट की ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कह रही है, तो अगर ये कनेक्टेड हो जाएंगे तो हमारा एक कंटेंट अपने आप तैयार होता जाएगा, हमारे माइंड में वो प्रायोरिटीज़ बन जाती है। और तीसरा, जैसे आपने कहा कि ChatGPT AI का जो है, AI इज़ गुड, AI इज़ स्मार्ट, लेकिन मुझे लगता है कि हमें AI से स्मार्ट होना होगा इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ कि AI इज़ यूजफुल, बट वी शुड नॉट डिपेंड ऑन AI। मतलब अगर हमें अपने आंसर में कुछ वैल्यू एडिशन करना है तो हम AI की मदद ले सकते हैं, लेकिन अगर हमने आंसर ही AI का वाला दिया, देन इट इज़ नॉट गुड। अगर आप UPSC में जाके ChatGPT AI वाला आंसर देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इंटरव्यू बोर्ड्स आर इंटरेस्टेड इन दैट। कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं कि एक ओरिजिनल थॉट अपना रखें, और उसमें हम वैल्यू एडिशन करने के लिए ChatGPT जैसे सोर्सेज का हम यूज़ करें। सो अल्टीमेटली दीज टूल्स आर गेटिंग बेटर डे बाय डे, ये तो है, लेकिन हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा इंटरव्यू अगले 2 महीने में है, 2 साल बाद जिसका होगा उसके लिए अलग ये होगा।
2 महीने में अगर हमें इंटरव्यू देना है तो समवेयर वी नीड टू टेक द थिंग्स इन आवर हैंड और मदद ले सकते हैं इन सबसे। अपनी क्रिएटिविटी बनाए रखनी है पूरे। देखिए ओरिजिनलिटी खत्म नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोचिंग का रोल हो या चैट जीपीटी का हो। जैसे हम करियर क्वेस्ट में हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं, वी डोंट चेंज ओरिजिनल फ्रेम ऑफ द आंसर। जैसे अगर कोई कैंडिडेट आता है तो उसके सिविल सर्विसेज में क्यों ज्वाइन करना है, तो हम तभी एज अ कोचिंग एज अ कोच तभी हम उसमें चेंजेस करते हैं अगर कोई गलत स्टेटमेंट जा रहा है। अदरवाइज उसका जो आंसर है, जो जेन्युइन उसके थॉट्स है, वो रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज कहीं ना कहीं वो एक गलत डायरेक्शन हो जाएगा। जैसे एक मेरे पास कैंडिडेट आया, उसने कहा कि वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा था। बहुत बार क्या होता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, लेकिन उन टीचर्स का पूरा ध्यान अपने ऑप्शनल और जनरल स्टडीज़ के ऊपर होता है। वो इंटरव्यू के लिए पूरे साल भर में 1 महीना देते हैं। 11 months दे आर बिजी विद देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज। जैसे मेरे केस में मैं 12 months इंटरव्यू करता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो हमारे थिंकिंग में फ़र्क आ जाता है। उस कैंडिडेट ने मुझे बताया कि जिस कोचिंग में वो गया था अराउंड 120 कैंडिडेट्स थे, और जो टीचर थे वो उनको लिखवा रहे थे कि वाई IAS का आंसर वो लिख रहे थे। तो 120 कैंडिडेट्स वर राइटिंग द आंसर विच इज गिवन बाय द टीचर। अब ये टीचर इंटरव्यू का अगर टीचर होता तो ऐसे करता ही नहीं इस प्रोसेस को। वो कहीं ना कहीं मेंस का टीचर है और वो सबको लिखवा रहा है और सभी लोग उसको लिख रहे हैं। सी अल्टीमेटली अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि एसे और इंटरव्यू ये दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। एसे में आप रोट लर्निंग नहीं यूज कर सकते, वैसे ही इंटरव्यू में भी रोट लर्निंग नहीं यूज करना चाहिए। एसे में जो थॉट्स होते हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीके से आते हैं, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। वैसे ही इंटरव्यू के जो सभी आंसर्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, 5वां आंसर 10वें आंसर के साथ अगर अपोजिट में जा रहा है, सो द इंटरव्यू इज नॉट गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। दूसरा है कि हम एसे को जो थॉट दे रहे हैं वो हम कहीं से चैट जीपीटी से कॉपी करके चले गए और वहाँ जाके उतार दिया, ऐसे कर क्यों होगा? इट विल नॉट हैपन इन दैट वे। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को है कि एसे भी आपके अंदर की बातों को चाहता है, बस वो एक रिटर्न प्रेजेंटेशन है और इंटरव्यू एक ओरल प्रेजेंटेशन है। ये उसमें बेसिक फर्क है। सर पूरे इंटरव्यू के प्रोसेस में प्रेजेंटेशन अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो कैसे इम्प्रूव करें या इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है वहाँ? देखिए हर एक का एक अपना नेचुरल प्रेजेंटेशन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हम नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, माइनर चेंजेस होते हैं या नेसेसरी चेंजेस होते हैं, तो वो करने चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि जैसे कि एक फेमस टीवी प्रोग्राम है और हमारे एक बहुत ही फेमस एक्टर उसको प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनके डायरेक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें कैसे उस शो में उस बात को बताना है। तो कहीं ना कहीं वो सीनियर एक्टर जिनकी एज अभी 80 के इसमें आसपास है, वो एक डायरेक्टर की सुन रहे हैं कि सर आपको आवाज़ ऐसे करनी है, ये बोलते हुए आपको आवाज़ ऐसे रखनी है। सी वो इतने पॉपुलर एक्टर होने के बाद भी अभी भी अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि उस शो की रिक्वायरमेंट है। तो उनकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं हो रही, उनका प्रेजेंटेशन चेंज हो रहा है। तो अगर हमने इस प्रेजेंटेशन को चेंज करने को लेकर काम किया तो आसान हो जाएगा। सी पर्सनैलिटी चेंज तुरंत नहीं कर सकते, प्रेजेंटेशन तुरंत चेंज किया जा सकता है एज पर नीड। जी, तो साथ में एक राइट डायरेक्टर भी चाहिए जो डायरेक्टर का मेंटर रहेंगे। देखिए अगर फिल्म बना रहे तो डायरेक्टर चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी करे तो मेंटर चाहिए या कोच चाहिए, अगर आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो वहाँ पर क्रिकेट का कोच चाहिए जी। तो इनसे काम आसान हो जाता है और जो एक आउटपुट है वो हमें एज पर एक्सपेक्टेशन हमें मिलता है जी। तो कहीं ना कहीं वो जो गैप रह जाता है ना कि हमने एफर्ट्स किए लेकिन उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट नहीं मिला, तो वहाँ पर ये लोग काम करते हैं, डायरेक्टर, मेंटर, टीचर, ये सब। जी सर। ओके, सो मुझे लगता है कि ये जो हमारा डिस्कशन है ये एक हमारे कैंडिडेट्स के लिए यूजफुल रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर कोई भी पॉइंट इसमें कवर नहीं हुआ है तो मैं सभी से कहूँगा कि वो कमेंट्स में करें, मैं पर्सनली उस कमेंट्स के आंसर्स करूँगा। और अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है इंटरव्यू के रेफरेंस में, सो आई एम अवेलेबल ऑनलाइन और ऑफलाइन।
जो हमारे नंबर्स है उस पर कांटेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उनके लिए वो ऑनलाइन ऑफलाइन अरेंज करेंगे एंड विल गो फॉर काउंसलिंग। क्योंकि देखिए करियर क्विज जो है वो इंटरव्यू ट्रेनिंग के लिए डेडिकेटेड है 2009 से। तो इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और इंटरव्यू के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना मुझे लगता है दोनों मेरी जिम्मेदारी है। सो आई टेक इट इन दैट वे। और जैसे हमारे पास जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं अभी तक अलग अलग एग्जामिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि अराउंड 70 एग्जामिनेशंस है जिस पर हमारे कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए अलग अलग। सिर्फ यूपीएससी की अगर हम बात करेंगे तो 23 अलग अलग एग्जामिनेशन है लैटरल एंट्री से लेकर बाकी ईपीएफओ तक। तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू को मैंने नज़दीक से देखा है या अभी भी देख रहा हूँ। तो अगर किसी को मदद की ज़रूरत है या कुछ गाइडेंस चाहिए तो सर्टनली वी कैन डू। जी सर, जिम्मेदारी के साथ सर ये रिजल्ट्स भी हैं जो आपके गाइडेंस में कैंडिडेट्स ने दिखाए हैं एंड ये डेफिनेटली स्टूडेंट्स को और हेल्प करेंगे। देखिए ताली जो है वो दो हाथ से बजती है। अगर स्टूडेंट एफर्ट कर रहा है, साथ में टीचर सपोर्ट स्टाफ कर रहा है, तो मुझे लगता है रिजल्ट तो मिल जाएगा। हाँ जी, तो सर that was a very insightful conversation with you and hopefully सारे candidates को ये help out करेगी and I wish they can get right guidance from you on time and जिससे वो जल्दी preparation start करें and अपने इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लेके आए। मैं आपको एक बात इंटरेस्टिंग जाते जाते बताता हूँ कि आज से कुछ साल पहले जैसे दृष्टि के विकास सर हैं, तो विकास सर ने मुझे कहा कि आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप एक सेशन ले लो और वो हॉबी के ऊपर ले लो आप सेशन जी। तो मैंने कहा कि ठीक है, हॉबी के ऊपर हम लोग एक आध घंटा डिस्कस कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अपना टाइम लीजिए। हम लोग वहाँ पर दृष्टि में 75 स्टूडेंट्स थे उनके सिविल सर्विसेज के, उनके साथ मैं डिस्कस कर रहा था हॉबी, लेक्चर हम लोग कर रहे थे। हमने 3.5 घंटे हॉबी को डिस्कस किया। एक्चुअली वो देखिए कि सिविल सर्विसेज का दायरा इतना बड़ा है कि हम डिस्कशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक चीज़ का एक जो बैलेंस ये करना है, तो जो भी कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। और अगर हॉबी को लेकर है या और कोई भी इशू है तो मुझे लगता है कि वो उसके ऊपर काम किया जा सकता है। सो थैंक यू। और ये मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चंस अच्छे थे, वो मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स के ही क्वेश्चन थे वो जो उनके मन में होंगे, और थैंक यू फॉर दैट। सर काफ़ी मिथ्स आपने क्लियर किए, यहाँ डाउट्स क्लियर किए स्टूडेंट्स के, साथ में और ज़्यादा जो उनके डाउट्स होंगे वो आपके लेक्चर्स में, आपके क्लासेस में लाइव तरीके से क्लियर हो जाएंगे। सो दैट वुड बी मोर हेल्पफुल टू देम। उसके लिए मैं सभी को इन्वाइट करूँगा कि जो हमारा ओपन सेशन होता है जी तो हम लोग हर 8-10 दिन में ओपन सेशन करते हैं इंटरव्यू के लिए, तो उसमें मैं सभी को इन्वाइट करना चाहता हूँ। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होते, उसके लिए कोई एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो उस सेशन में आ सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच for your time and this insightful conversation, and definitely candidates will make some use of this. Thank you. So this was an insightful conversation with the mentor Sanjeev Kabir sir. Hopefully CSE candidates के काफ़ी सारे doubts यहाँ resolve हुए होंगे. Also to resolve all your other queries and for the personalized mentorship, you can join Career Quest for the interview guidance, and also you can book your session for counseling and you can contact us at Career Quest on the website and the WhatsApp number. So keep learning.